कोई ऐसा बार काउंसिल का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल नहीं है। एक लॉयर की फीस कितनी होगी, तो लॉयर की फीस लाखों में हो सकती है। हो सकता है कि एक अपीयरेंस का वो लाखों में ले ले। मैं इसको प्रॉब्लम ही कहूँगा कि आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज केवल इंग्लिश है और कोई भी किसी भी बेल्ट से आए वो ये नहीं कह सकता कि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ तो तमिल में सुनवाई हो, या कर्नाटका से आ रहा हूँ तो कन्नड़ में सुनवाई हो, या हिंदी बेल्ट का व्यक्ति कहते हैं कि हिंदी में सुनवाई हो। जो अपराधी है उससे एक अच्छा वकील मिल जाता है, तो क्या वो उसे बचाएगा? देखिए, अच्छे लॉयर से हमेशा एडवांटेज बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अगर आपके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपका केस अगर कमज़ोर है तो भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा वो। अभी हमारे जो एविडेंस एक्ट था और जो अभी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हूबहू दोनों सेम ही है, केवल सरकार ने इनका नाम बदल दिया है। इसके अलावा जो पुराना कानून था और जो आज का कानून है, बेसिक डिफरेंस कुछ है ही नहीं। अगर एक महिला ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ हरासमेंट किया है एक 5 साल के बच्चे ने, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 साल के बच्चे से लेकर 99 साल या 100 साल के वृद्ध तक सारे के सारे लोग जेल चले जाते हैं। कानून की किताबों में बहुत जटिल शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो आपको मूल समझ में नहीं आते हैं, जो आपके अधिकारों और आपकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनको जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है हमेशा एक वकील की, एक एक्सपर्ट की, जो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके साथ बहुत सारी बातें होंगी जो आपकी कानूनी जो समझ है, कानूनी जानकारी, उसको बहुत दृढ़ करेगी। हमारे बीच मौजूद हैं संदीप दुबे जी, जो कि एमपी हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वो कानून की एक बेहतर जानकारी रखते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, जैसे हमने बोला कि अभी आप मल्टीपल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हो गया, एमपी हाई कोर्ट भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी की हुई आपने और सुप्रीम कोर्ट में भी आप कर रहे हैं। सो अगर हम इन तीनों कोर्ट्स की अगर कानूनी जो कार्यवाही होती है, प्रणाली होती है, उनको समझने की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है इनमें? देखिए, बेसिकली जो ट्रायल कोर्ट्स है जी, या आप जिसको जिला न्यायालय कहते हैं, जी। तो जिला न्यायालय वो जगह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो प्लेस है जहाँ पे बेसिकली एविडेंस का एग्जामिनेशन होता है। ये देखा जाता है कि विटनेस जो भी बात कह रहा है वो प्रमाणित हो रही है कि नहीं हो रही है। जितने भी दस्तावेज या जितने भी सबूत वो दे रहा है, वो पूरी तरीके से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस कारण उसको ट्रायल कोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली पूरा जो ट्रायल कंडक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंडक्ट होता है। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, चाहे वो एमपी हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी हाई कोर्ट हो या किसी भी दूसरे राज्य का हाई कोर्ट हो, वो सारे हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जहां पे केवल एनालिसिस किया जाता है कि जो लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो किस हद तक सही है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, जो उनके पास में सारे के सारे दस्तावेज हैं, जो विटनेस ने एग्जामिनेशन दे दिया, उसके बेसिस पे आर्गुमेंट होगा और जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो हाई कोर्ट कहलाता है, वो डिसाइड करेगा कि ट्रायल कोर्ट ने किसी भी मैटर को सही तरीके से एडजुडिकेट किया है कि नहीं किया है। तो बेसिकली देखेंगे मोटा-मोटा तो जो काम करने का जो सिस्टम है, वो ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का अलग-अलग है। ट्रायल कोर्ट में जहाँ विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, सारा ट्रायल कंडक्ट होगा। हाई कोर्ट में केवल जो भी रिकॉर्ड आ रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसको एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, मतलब जो अपन के हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, वहाँ पे कोई डायरेक्ट केसेस अप्लाई नहीं कर सकता? देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल कुछ चीज़ों में डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता अच्छा। है। जैसे अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, हुँ, हुँ। हमारे आर्टिकल 12 में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है। जी। तो बेसिकली कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है या लोकल बॉडीज है, जिसको आप म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहेंगे जी। या पंचायत कहेंगे, हुँ, हुँ। या फिर कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा की है। पीएसयू जैसे। पीएसयूज जैसे हो गए, जैसे आपका एलआईसी है, हुँ, एनटीपीसी। एनटीपीसी है। हुँ, हुँ। तो ये, अब इनको ये स्टेट है इस आर्टिकल 12 के तहत। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन में डायरेक्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में
और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपकी लीगल राइट्स हैं, अगर उसका कोई वायलेशन हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही केस फाइल करेंगे। अपील के माध्यम से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि अपन जब केसेस की बात कर रहे होते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई केसेस आगे बढ़ रहे हैं जैसे, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब वहाँ पे वही केसेस जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मतलब जो फाइनेंशियली मजबूत होगा वही सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, सबका अधिकार है, लीगल राइट तो सबका है। जी। तो कोई भी व्यक्ति अगर एग्रीव्ड है, उसको दिक्कत है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो केस लड़ेगा वो। हुँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकता है, कोई लॉ में प्रतिबंध नहीं कि हाई कोर्ट नहीं जा सकता। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकता है, ये सारे उसके राइट हैं। हुँ, हुँ, बट अब कहानी यहाँ पे आता है कि फाइनेंस किसके पास कितना है। हुँ, हुँ, अब अगर कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सभी जो आपकी हायरार्की है कोर्ट्स की, हुँ, उसमें बाकायदा वो लड़ता जाएगा, उसको दिक्कत नहीं जाएगी। हुँ, क्योंकि जैसे-जैसे आप अलग-अलग कोर्ट्स में जाएँगे, आप अलग-अलग लॉयर्स हायर करेंगे। जी। लॉयर की फीस भी लॉयर तय करता है। कोई ऐसा बार काउंसिल का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल नहीं है कि तो लॉयर की फीस कितनी होगी। तो लॉयर की फीस लाखों में हो सकती है। हो सकता है कि एक अपीयरेंस का वो लाखों में ले ले। वो डिसाइड करेगा लॉयर कि उसकी फीस कितनी होगी। तो अब सपोज़ करिए कि कोई अगर बहुत समृद्ध व्यक्ति है, तो वो लगातार हर कोर्ट में लड़ेगा, जितना भी पैसा लगेगा वो खर्च करेगा। पर अगर कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास फाइनेंस नहीं है, तो उसके लिए दिक्कत है। उसमें भी सॉल्यूशन है, अगर वो चाहे तो लीगल एड की फैसिलिटी हमारे इंडिया में है। जी। हमारे इंडिया में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ रहा है और उसके पास लॉयर नहीं है, तो लीगल एड के थ्रू एक गवर्नमेंट लॉयर ले सकता है। हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट लॉयर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे गवर्नमेंट लॉयर मिल जाएगा। सेम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अप्लाइड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो ऊपर की कोर्ट्स में नहीं जा सकता। हुँ, हुँ, पर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, तो वो किसी अपने मनपसंद के लॉयर नहीं ले पाएगा, किसी बहुत बड़े वकील को नहीं ले पाएगा, हुँ। जिनका लॉ के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हो और जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड। तो ये ज़रूर दिक्कत आएगी। बट लीगल रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं रुकेगा, गवर्नमेंट के थ्रू उसको लीगल एड से गवर्नमेंट लॉयर बिल्कुल प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो इनमें जो हम बात कर रहे हैं पैसों को लेकर के, तो उसके साथ-साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे जब हियरिंग होती है, तो उसकी लैंग्वेज भी डिसाइड होती है कि इंग्लिश में ही हियरिंग होगी। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने अप्लाई किया वहाँ पे, वो उसे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश में पूरी हियरिंग होती है वहाँ पे, तो उसे इंग्लिश नहीं आ रही, या वो हिंदी बेल्ट से या मराठी या तमिल किसी और बेल्ट से आता है, किसी और लैंग्वेज से आता है, सो वो किस तरीके से वहाँ पे हियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी टॉप कोर्ट है इंडिया का और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्लाइंट की ज़रूरत होती नहीं है, पक्षकार को बुलाया नहीं जाता है। अच्छा। अब वहाँ पे लॉयर्स होंगे। हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी केस फाइल ही नहीं हो सकता जब तक उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन्वॉल्व ना हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो लॉयर की क्लास है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जामिनेशन पास किया है, एओआर एग्जाम। अच्छा। उनको वो वेल वर्स्ड होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम कैसे है, किस तरीके से केस फाइल करना है, किस तरीके से मैटर को प्रोसीड करना है। हुँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना खुद का पर्सनल लॉयर भी कर सकता है। वो पर्सनल लॉयर वहाँ जाके आर्गुमेंट कर सकते हैं, सब कुछ होगा। हुँ, डेफिनिटली सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सारा का सारा प्रोसीजर इंग्लिश में ही होगा। जी। किसी पक्षकार को अगर प्रॉब्लम जा रही है कि वो लॉयर किस लैंग्वेज में आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसको समझने में दिक्कत जा रही है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पक्षकार के वकील की है कि वो समझाए। और आज तो इंटरनेट इतना ज़्यादा बूम कर गया है कि किसी भी जजमेंट को अगर आप उसमें डाल दो इंटरनेट में, तो आपको पूरा का पूरा हूबहू ट्रांसलेशन मिल जाएगा। जी। एक प्रॉब्लम ज़रूर है, मैं इसको प्रॉब्लम ही कहूँगा कि आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज केवल इंग्लिश है और कोई भी किसी भी बेल्ट से आए, वो ये नहीं कह सकता कि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ तो तमिल में सुनवाई हो, हुँ, हुँ। या कर्नाटका से आ रहा हूँ तो कन्नड़ में सुनवाई हो, या हिंदी बेल्ट का व्यक्ति कह दे कि हिंदी में सुनवाई हो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। जी। आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 17% ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 17% तो इंडिया में रहती है। हुँ, इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन, और उसके बाद आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी बहुत है। हर स्टेट की लगभग अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है। जी। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि एक केस में कन्नड़ में आर्गुमेंट हो रहा था, एक में तमिल में हो रहा है, एक में बंगाली में हो रहा है, तो ना जज अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, और ना ही वो सही है सिस्टम। जी। इस कारण एक यूनिफॉर्म सिस्टम रख दिया गया कि इंग्लिश।
हम्म, और इंग्लिश इस समय फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। आप देखें तो इंग्लिश आज मैक्सिमम लोग इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, हम्म, बोल पाते हैं, फ्लुएंसी टाइम के साथ उनकी बढ़ती रहती है हम्म, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। जी। तो इंडिया में मैक्सिमम लोग इंग्लिश समझ रहे हैं और सपोज करिए अगर कोई नहीं समझ रहा है तो इंटरनेट है, उनके लॉयर हैं जो उनको बताएंगे कि क्या जजमेंट आया है। ओके। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और भी आती है कि अपन जो लॉ की बात कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और आप जैसे कि बेल में एक्सपर्टीज भी रखते हैं अपनी बेल कराने में। सो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बेल? बेल का क्या फंडा होता है ऐसे में? देखिए बेल जो है वो एक तरीके से सुविधा दी गई है किसी भी व्यक्ति को जी। कि अगर पुलिस उसको पकड़ रही है तो वो हिरासत में जाने से बच सकता है। बेल भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम किया जी। और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको जेल भेज दिया, तो अब वो न्यायालय के माध्यम से रेगुलर बेल अप्लाई करता है और न्यायालय उसको रेगुलर बेल देता है, मतलब उसको छोड़ देता है। हम्म, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल केवल तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर व्यक्ति पुलिस की हिरासत में नहीं है, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा, कोई एफआईआर हुआ, उसे डर है कि कल को पुलिस उसको पकड़ सकती है, तो वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाके उसने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई के बाद में कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा, ये कहते हुए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आप कॉपरेट करिए। आप जो पुलिस चालान रिपोर्ट बनाने वाली है, जो चार्जशीट बनाने वाली है, उसमें जाके आप अपना बयान दर्ज कराएं और पुलिस को पूरी तरीके से कॉपरेट करें, तभी एंटीसिपेटरी बेल वैलिड हो। अच्छा। तो इस तरीके का रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है और ये रूल्स रेगुलेशन इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में ना रहे, पुलिस अभिरक्षा में ना रहे, तो वो बेल की फैसिलिटी अवेल कर सकते। अच्छा, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल है, बेसिकली अगर उस किसी को अप्लाई करना है तो बहुत ज़रूरी चीज़ उसको पता होना चाहिए। अपने यहाँ तो अमूमन एक बेसिक लेवल में लोगों में समझ नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है, बेल का फंक्शंस कैसे होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो वो तो मतलब फिर जेल में चले जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए कोई भी ऑफेंस अगर है, अब इसको ऐसे समझिएगा हम्म, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया और उसका जो ऑफेंस है वो 7 साल या 7 साल के नीचे की कैटेगरी का ऑफेंस है, हम्म, ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको सीआरपीसी 41 का एक नोटिस देती है। अच्छा। नोटिस देके पुलिस उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुलाती है हम्म, और वहां पर उसका बयान दर्ज होता है जिसके खिलाफ एलिगेशन है। हम्म, एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है सीआरपीसी 41 के नोटिस में। तो कोई ऐसा अपराध है जो 7 साल की ऊपर की कैटेगरी का है, तो बेसिकली उन्हीं अपराध में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता है। अब देखिए 7 साल या 7 साल के नीचे में पुलिस हिरासत में नहीं लेगी, क्योंकि अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर रही है जिसका ऑफेंस कम है, पनिशमेंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया। अगर पुलिस एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो पुलिस के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोविजंस है। इवन ऑन अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी को जेल भेज दे रहा है और ऑफेंस 7 साल या उसके नीचे की कैटेगरी का है और कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाया, तो भी मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। कोई वैलिड रीजन अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस दे पा रहे हैं कि समाज के लिए खतरा है, इन्होंने जो ऑफेंस किया है ये कल को और ज्यादा ये कर सकते हैं, इनसे बहुत खतरा है, तो इनको जेल में भेजने की जरूरत है, भले ऑफेंस 7 साल के नीचे का है, तो वो जस्टिफाइड है। बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के आप ऐसे ऑफेंसेस में किसी को जेल नहीं भेज सकते। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई किसी ने अपराध कारित कर दिया और उसको ऑफेंस 7 साल के नीचे का है, तो ऐसी कंडीशन में बेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेल की रिक्वायरमेंट बेसिकली है अगर 7 साल के ऊपर का कोई ऑफेंस वो कर रहा है। अच्छा, तभी एंटीसिपेटरी और बेल का दोनों दोनों फंक्शन, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी दोनों चालू होते हैं, मतलब देखिए 7 साल के ऊपर पे। हाँ, अब देखिए रेगुलर बेल तो बिल्कुल अप्लाइड है। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अब सिस्टम क्या होता है कि अगर पुलिस को किसी ऑफेंस की सूचना प्राप्त हुई, ऑफेंस की ये सूचना प्राप्त हो गई कि कोई व्यक्ति है वो किसी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, हम्म, बुरी तरीके से पीट रहा है, पुलिस वहां पे पहुंच गई, पुलिस ने देखा तो पुलिस उसको तुरंत हिरासत में लेगी, क्योंकि पीटना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। जी। पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद में अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बॉन्ड भरा के छोड़ देना चाहिए, हम्म, मुचलका जिसको कहते हैं, तो पुलिस उसको छोड़ेगी। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वहां पर बाकायदा धमकी दे रहा है कि पुलिस अभी तो मेरे को पकड़ ली है लेकिन मैं जैसे ही छूटा वैसे मैं अपने दुश्मन का मर्डर कर दूंगा, हम्म, ऐसी कंडीशन में समझ में आ रहा है कि भले ऑफेंस 7 साल के नीचे का है, इसने
2 झापड़ ही मारा है उस व्यक्ति को, लेकिन ये मर्डर करने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको कोर्ट में भेज देगी कि आप वहां से जाके बेल अप्लाइड करिए, और पुलिस वहां पे जुडिशियल रिमांड की या पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी। ओके। तो अब ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट उनको जेल भेज देगा, भले ऑफेंस 7 साल के नीचे का है। वो जेल चले गए। अब जब जेल चले गए तो उनके पास जो राइट है वो केवल इतना है कि वो रेगुलर बेल अप्लाई करें। अच्छा, अपने यहाँ एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्यूज्ड, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इसने एक फला अपराध कर दिया है, कोई सीरियस ऑफेंस कर दिया है, वो वास्तव में कल्प्रिट होता है। मतलब कोर्ट तो प्रूव करता है न्याय के तब कल्प्रिट होता है, बट हमें पता है कि सामने वाले ने किसी व्यक्ति को मर्डर किया हुआ है। वो व्यक्ति कानून की समझ रखता है, उसे पता है कि एंटीसिपेटरी बेल का क्या फंक्शन है, रेगुलर बेल का क्या फंक्शन है। उसने हादसा वारदात होने के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दिया, सबूतों को मैनिपुलेट कर दिया और एक अच्छा वकील हायर कर लिया। तो आगे कंडीशन क्या होती हैं? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल हर व्यक्ति के पास में राइट है, चाहे वो कोई क्राइम किया हो या उसको गलत तरीके से फंसाया गया। हमारे क्रिमिनल जस्टिस में ये चीज आती है कि जब तक व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक आप उसको इनोसेंट कंसिडर करेंगे। ट्रायल कोर्ट में गिल्टी या इनोसेंट होने का भी पैमाना है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंस पुट किए, सारे डॉक्यूमेंट पुट किए, डिफेंस के लॉयर को पूरा मौका दिया गया कि वो क्रॉस कर सके प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेस हैं। बाद में प्रोसिक्यूशन को मौका दिया गया कि वो डिफेंस के जो विटनेस है उनको क्रॉस कर सके, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजें प्रमाणित हुई। प्रमाणित होने के बाद ही हम उसको गिल्टी या नॉट गिल्टी कहेंगे। तो अब कोई व्यक्ति आया और उसने कोई अपराध किया है, सोसाइटी एट लार्ज ये सोच रही है, क्योंकि आज के दौर में मीडिया ट्रायल की भरमार हो गई है। आज कोर्ट में ट्रायल चलने के पहले मीडिया इतना ज्यादा उस व्यक्ति को प्रचारित कर देगी कि सबको लगेगा इसने क्राइम किया है। हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो, या हो सकता है उसने क्राइम किया हो, उसको इनोसेंट दिखाया गया हो। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम ही तभी करेगा जब ट्रायल में पूरी तरीके से प्रूफ हो जाए कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। एंटीसिपेटरी बेल सभी के लिए अवेलेबल है। जो भी देश का सिटीजन है, उसके खिलाफ झूठे एलिगेशन हो, सही एलिगेशन हो, जो भी है, वो कोर्ट में अप्लाई करेगा। अब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये बता सके कि एंटीसिपेटरी बेल के लायक ये व्यक्ति नहीं है। प्रोसिक्यूशन अपनी बात को अच्छी तरीके से रखेगा। अब कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कोर्ट मान के चलता है कि अगर ये अपराध इस श्रेणी में हुआ है तो इस व्यक्ति ने अपराध किया होगा, जैसे डबरी डेथ। अगर कोई न्यूली वेडेड कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ की डेथ हो जाती है 7 साल के शादी के अंदर, तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस में माना जाता है कि इस व्यक्ति की डबरी डेथ हुई होगी। शैल प्रिज्यूम कहते हैं हम उसको, मतलब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वो अपराध कारित किया है। अब जो एक्यूज है उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि उसने ये अपराध कारित नहीं किया है। तो ऐसे ऑफेंसेस जहां कोर्ट ये पहले से मान के चलता है कि ये इसने अपराध किया होगा, जहां पे शैल प्रिज्यूम है। हमारे कोर्ट में 2 टाइप की चीजें आती हैं। एक तो आता है मे प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट चाहे तो उस चीज को माने कि इसने अपराध किया हो सकता है या ना माने ट्रायल के पहले। शैल प्रिज्यूम, जहां कोर्ट मानेगा ही कि इस व्यक्ति ने अगर ये इस श्रेणी में आया तो अपराध किया है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति उस श्रेणी में जाके अपराध कर रहा है, या प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित करने में सफल हो रहा है कोर्ट में कि इसने बहुत जघन्य अपराध किया है और ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करने वाला है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट्स एंटीसिपेटरी बेल डिनाई करते हैं। देश में अगर 50% केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं तो 50% केसेस रिजेक्ट भी हो रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बेल ग्रांट होगी। अगर उसका केस ऐसा है, वो कोर्ट को संतुष्ट कर पा रहा है, तो ही उसको बेल मिलेगी, अदरवाइज वो डिनाई हो। तो संतुष्ट कर पाने में एक मेन रोल वकील का होता है कि आप कौन से एडवोकेट हायर कर रहे हैं आप। अगर आपके अच्छे एडवोकेट होंगे तो आपको मतलब दिला देंगे बिल। तो अगर किसी जो अपराधी है उसे एक अच्छा वकील मिल जाता है तो क्या वो उसे बचाएगा? देखिए, अच्छे लॉयर से हमेशा एडवांटेज बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अगर आपके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपका केस अगर कमजोर है तो भी स्ट्रांग दिखेगा वो। हम्म। लॉयर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपके पक्ष में केस कितना है। आप सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मर्डर के एलिगेशन है कि आपने इतने इतने तारीख को आपने मर्डर किया है, और वो व्यक्ति उस समय वहां था ही नहीं, वो व्यक्ति अमेरिका में था, कोई ऐसी फ्लाइट नहीं थी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, तो वो डायरेक्टली उस मर्डर में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? हम्म। तो प्ली ऑफ एलिबाई लेगा वो।
ये कहते हुए कि मैंने ये अपराध किया ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट इस चीज को बिल्कुल कंसिडर करेगा कि इसको झूठा फंसाया गया है। अगर प्रोसिक्यूशन ये भी कहे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि देखिए क्राइम केवल घटना स्थल पर जाकर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग मर्डर करने गए हैं, लेकिन उनका जो मेन सरगना है, हैंडलर है, वो कहीं और से फोन पे गाइड कर रहा है कि आप ऐसा एक्शन लीजिए। तो जिन दो लोगों ने मर्डर किया उनको जो सजा हो गई वही उसको भी होगी जो उनको गाइड कर रहा था। अच्छा। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या आप कहिए कि इन सब का कॉमन इंटेंशन है, ये चीज भी ट्रायल कोर्ट से ही प्रूव होगा। अगर वो समझा पा रहा है कि उसके खिलाफ गलत एलिगेशन है तो एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल मिलेगी उसको। हुँ, अगर नहीं समझा पा रहा तो देना ही होगी। ओके। इसमें एक चीज़ और आती है फ़ॉल्स केसेस का मामला। ये फ़ॉल्स केसेस किस तरीके से जस्टिफ़ाई होते हैं वहाँ पे कोर्ट में? क्या रूल्स प्रोविज़न होते हैं फ़ॉल्स केस को लेकर के? देखिए कोई भी केस जो आपने फाइल किया है जिसके आप प्रमाणित न कर पाए, या कल को उसका विटनेस या विक्टिम ही हॉस्टाइल हो जाए, तो फॉल्स केस की कैटेगरी में आता है। अभी हमारे जो एविडेंस एक्ट था और जो अभी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, हूबहू दोनों सेम ही है। केवल सरकार ने इनका नाम बदल दिया है। इसके अलावा जो पुराना कानून था और जो आज का कानून है, बेसिक डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों एक्ट में, साथ में इंडियन पैनल कोड में बाकायदा प्रोविजन है कि अगर किसी की भी झूठी गवाही, झूठी केस की वजह से किसी को सजा हो जाती है, किसी ने गवाही दी और उस गवाही की वजह से किसी को कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड मिल गया और ये प्रमाणित हुआ कि उस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है, तो जो कैपिटल पनिशमेंट उसकी गवाही की वजह से संबंधित व्यक्ति को मिला, जिसने झूठी गवाही दी, उसको भी अब मृत्यु दंड मिलेगा। इसका प्रावधान तो है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि लीगल सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। हमारे कोर्ट में माना जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो इसका फायदा उठाते हुए कई बार लोग झूठे केसेस फाइल कर देते हैं, क्योंकि केसेस के निर्धारण में ही बहुत समय लग जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ हमने केस किया है वो डर जाएगा और वो खुद ही कहने लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज कर लें, या जो भी डिमांड है सामने वाले की वो मानने लगेगा। तो इसकी वजह से फॉल्स केसेस फाइल होते हैं। अब अगर जिसके खिलाफ फॉल्स केस फाइल हुआ है वो अंत तक लड़ना जानता है और अंत तक केस लड़ता है, तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिसने फॉल्स केस किया उसको सजा हो जाएगी। पर मैक्सिमम केसेस में लोग नहीं चाहते कि वो लंबे टाइम तक केसेस में उलझे रहें और केस लड़ते रहें। यही कारण है कि जो लोग फॉल्स केस फाइल कर रहे हैं वो लगातार फाइल कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो इसमें कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आते हैं, कई बार न्यूज़ में हम देखते हैं चीज़ को कि किसी व्यक्ति के ऊपर फ़ॉल्सिफ़िकेशन लगा, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये दोषी प्रतीत हो रहा है, तो उसको जो है हिरासत में दे दिया। जी। अब वो व्यक्ति जेल में है। 10 साल, 15 साल जेल में रहा, जेल में रह के केस चल रहा है। वो 10-15 साल के बाद ये प्रूव होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति था, उसने फ़ॉल्स एलिगेशन लगाया हुआ था। मतलब उस व्यक्ति के जीवन के लगभग 10 साल बीत गए। मानिए अगर व्यक्ति 25 साल का है और अगर 10-15 साल बीत गए, मतलब वो 40 साल के लगभग हो चुका है, 35-40 साल का, और अब वो जेल से निकल रहा है। मतलब ये जीवन तो बड़ा ही से चला गया उसका। तो ऐसे में क्या होता है फिर? देखिए, अब तो नए सिस्टम में कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं। जी। अब पहला सिस्टम तो ये परिवर्तित हुआ है कि अब चार्ज फ्रेम करने का, जैसे अगर आप क्रिमिनल सिस्टम को देखेंगे तो वहाँ की प्रक्रिया है, व्यक्ति ने एफआईआर कायम किया, एफआईआर के बाद चालान रिपोर्ट बनी, कोर्ट में चालान रिपोर्ट प्रेजेंट हुई और इंक्वायरी स्टेज आया, इंक्वायरी के बाद में चार्ज फ्रेम और फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, इसमें सारे गवाहों की गवाही हो। पहले ऐसा होता था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगा, पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत की, लेकिन उसके इंक्वायरी स्टेज में ही 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए, चार्ज फ्रेम ही नहीं हो पाया। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है कि अपराध विवरण बनना, मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, जिसमें लिखा रहता है कि संबंधित व्यक्ति ने ये अपराध कारित किया है और उससे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये आरोप लगा है, क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं। जो एक्यूज है अगर वो कहता है कि हाँ मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ, तो तुरंत वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है और सजा मिल जाती है। अगर वो कहता है कि मैं इस अपराध को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में ट्रायल कंडक्ट होता है। अब कई बार ऐसा होता था कि चार्ज फ्रेम होने ही में ही 10-10 साल लग गए, तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो 10 साल से जेल में बंद है। तो उसमें परिवर्तन आया है। अब कोई भी केस जो आता है वो 60 दिन के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम करना कंपलसरी हो गया है। तो मतलब अब ये टाइम बाउंड है
और डिपेंड ये भी करता है कि जो व्यक्ति एक्यूज है उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है और अगर वो काफी टाइम से जेल में बंद है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ने किसी को पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन चार्जशीट ही प्रेजेंट नहीं कर रही पुलिस। हमारे यहाँ पे नियम है, रूल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को छोटे मोटे अपराध में पकड़ा गया और 60 दिन तक वो जेल के अंदर बंद है, बड़े अपराधों में 90 दिन तक जेल में बंद है, और इस ड्यूरेशन में पुलिस ने अगर अपनी चालान रिपोर्ट चार्जशीट प्रेजेंट नहीं की, तो जो व्यक्ति 60 दिन से बंद है या 90 दिन से बंद है, वो अगले दिन यानी कि 61st डे या 91st डे पे डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सीआरपीसी में 167 सब क्लॉज ए इसके लिए था। तो इसके तहत क्या होता है कि क्योंकि पुलिस चालान रिपोर्ट प्रेजेंट ही नहीं कर पाई, जो टाइम बाउंड टाइम दिया गया है उसको, तो अब ये व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल का अधिकार है, उसको तुरंत रिहा किया जाता है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्यूज जेल के अंदर है लेकिन उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उसको खुद लीगल नॉलेज नहीं है, पुलिस चालान रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत होती थी। बट आज का जो सिस्टम है, बहुत कुछ बदल गया है। आज लीगल एड का इतना ज़्यादा प्रमोशन सब जगह किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर कोई बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी है तो लीगल एड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट उसको स्टेट से लॉयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में अगर वो व्यक्ति जब पेशी में उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ पे वो जज साहब के सामने अपनी बात रख सकता है। तो आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें टाइम बाउंड हो गई। पहले ज़रूर ऐसा होता था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर बड़े लंबे समय तक के लिए जेल में बंद होते थे। अब अगर किसी को भी थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज भी है, लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो पहले होती। ओके। अच्छा, जो हम फॉल्स एलिगेशन की बात कर रहे थे, तो अभी करंट टाइम पे हम इंडिया में अगर देखें, तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और आई थिंक जज कम है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर एक जैसे बहुत बर्डन है केसेस का। ऐसे में फॉल्स केसेस आ रहे हैं जो कि बेशक जो कार्रवाई अपन चलती है उसकी इफ़ेक्ट करता है। कौन-कौन से बेसिकली फॉल्स केसेस अपने सामने आते हैं ऐसे? सबसे ज़्यादा मार्जिन कौन से केसेस का है जो फॉल्स केसेस सामने आते हैं? अब देखिए, बेसिकली तो अब फॉल्स केस वही केसेस हो रहे हैं जिसमें सज़ा बहुत कड़ी है। हुँ, तो छोटे-मोटे केसेस लोग लगाना नहीं चाहते। जी। तो अब सपोज़ करिए कि जो फॉल्स केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के हैं। हुँ, पति-पत्नी में लड़ाई हुई, तुरंत फॉल्स केस मैट्रिमोनियल का लगा दिया गया। 376 जो रेप है, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। एट्रोसिटी एक्ट जो है एसटी-एससी का, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। हुँ। या फिर पॉक्सो, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। एनडीपीएस के जो केसेस हैं, कई बार वो भी फॉल्स केस होते हैं। जी, तो एनडीपीएस के कौन से केस होते हैं? कोई भी जो आपके जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, हुँ, हीरोइन है, ड्रग्स हैं बेसिकली जो आप जानते हैं, नार्कोटिक्स वगैरह के। नारकोटिक्स वगैरह। तो ये भी कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है, देखिए, सिस्टम पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि सब खराब है, पर कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल लड़ाई है, विंडिक्टिवनेस है, तो उस चक्कर में किसी को फँसा दिया जा रहा है। ओके, इनमें से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस कौन-सा होता है? अगर किसी ने इन जो आपने 4 नाम बताए केसेस के, किसी ने अगर लगाया इनमें से कोई केस, तो सबसे ज़्यादा जिसमें परेशानी झेलनी पड़े सामने वाले को? सभी केसेस देखिए, मैट्रिमोनियल को छोड़ दीजिए। हुँ, मैट्रिमोनियल तो क्या है, जब से अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 में जजमेंट आया, तो उसके बाद से तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में किसी को इतनी प्रॉब्लम अब नहीं होती है। नहीं तो पहले तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बड़े खतरनाक केस थे। अच्छा। अगर एक महिला ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ हरासमेंट किया है एक 5 साल के बच्चे ने, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 साल के बच्चे से लेके 99 साल या 100 साल के वृद्ध तक सारे के सारे लोग जेल चले जाते थे। ओह! दिस वाज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग दोज़ डेज़ हुँ, हुँ, हुँ। कि इस तरीके से वो इतना खतरनाक कानून था, तो उसका बहुत मिसयूज़ होता था। जब उसका बहुत मिसयूज़ होता था और ससुराल और लड़के के पक्ष डरे रहते थे। मैं नहीं कह रहा कि हर महिला खराब है। हुँ, महिलाएँ तो देवी हैं, उनकी वजह से दुनिया चल रही है, उनका बहुत सम्मान है। लेकिन फ़ॉल्स केसेस भी होते थे। तो अरनेश कुमार का जो जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद में अभी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, वो अब वैसे नहीं है। हुँ, मतलब अब किसी व्यक्ति को सज़ा तभी होती है, अगर कोई महिला पुलिस थाने में जाके कहे कि अभी-अभी मेरे को रिसेंटली इन-लॉज़ ने मारा है, खून निकल रहा है उसके पास, हुँ, उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया गया, वो सही में गंभीर रूप से चोटिल दिख रही है। हुँ। तो जितने लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो लायबल हैं जेल जाने के लिए। अदरवाइज़ अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने खतरनाक नहीं है। इसके अलावा जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे वो रेप हो, हुँ, 376, पॉक्सो हो
या आपका एट्रोसिटी एक्ट हो, एनडीपीएस हो, सब में परेशान होता रहे। हम्म। एट्रोसिटी एक्ट की बात करें तो उसमें तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, मतलब अगर किसी ने किसी पे आरोप लगा दिया एक्यूसिटी के तहत तो एंग्जिश बिल अप्लाई नहीं कर सकता वो। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है उसमें। अब उसमें क्या था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और ये कहा कि जो इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं है ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया कि अब एंटीसिपेटरी बेल एट्रोसिटी में रहेगा। बट मोदी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन फॉर्म कर सके। तो फिर से ये रूल यथावत है, एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर कोई भी मैटर में प्राइमा फेसी केस नहीं बनता हो, प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाता है कि प्रथम दृष्टि कोई प्रकरण बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। अच्छा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अच्छा। वही जो मैंने बताया है कि संबंधित व्यक्ति वहां था ही नहीं, या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा है कि उसने इस तरीके से अपराध किया है, पर एक्चुअली में वो इतना ज्यादा बीमार था कि वो खड़ा होने की कंडीशन में नहीं था, कहीं एडमिट था वो। तो प्राइमा फेसी केस ही नहीं बन रहा है जहां पे, वहां पे एंटीसिपेटरी बेल एट्रोसिटी में भी है। बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ओके। अच्छा, ये जो केसेस अपन के हैं, मतलब अगर फॉल्स केस लग गया किसी के ऊपर तो वो सीधे जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद रेगुलर बिल अप्लाई करेगा, तो एक तो मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगी। देखिए, अगर एट्रोसिटी की आप बात करते हैं कि एट्रोसिटी किसी के ऊपर लग गया, हम्म। तो एंटीसिपेटरी नहीं है, बात सही है। आप एंटीसिपेटरी यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को साबित करना कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। तो डेफिनेटली एंटीसिपेटरी बिल ना होने की वजह से उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। बट इसमें भी कई चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन होता है। अब जैसे एंटीसिपेटरी बेल एट्रोसिटी एक्ट में नहीं है, पर एट्रोसिटी एक्ट अकेला नहीं लगता। जब भी किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ एट्रोसिटी एक्ट में कुछ गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हुए हैं, ऐसी कंडीशन में आईपीसी और आपका एट्रोसिटी एक्ट दोनों अप्लाई होता है। तो अब सपोज करिए कि बीएनएस की धाराएं लगी हैं, तो ऐसी कंडीशन में बीएनएस की धाराओं में तो 7 साल के नीचे के अपराध में 41A का नोटिस के प्रावधान है। तो कई बार लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए जो इंचार्ज होगा पुलिस का, वो 41A का नोटिस भेज देगा और वो वार्निंग देके छोड़ देगा, जो कि गलत है। अगर आप लॉ का अच्छी तरीके से पालन करें तो आईपीसी की धाराएं अगर लगी है, बीएनएस की धाराएं लगी हैं, रेट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीआरपीसी 41 का प्रयोग नहीं हो सकता है। संबंधित व्यक्ति को आप उसका फायदा नहीं देंगे, नोटिस देके नहीं छोड़ेंगे, बट लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन, और कई बार जो विक्टिम है उनके पास इतने लीगल रिसोर्स नहीं है कि वो ऊपर की कोर्ट में जाके इस मैटर को बता पाए। अब नियम तो यहां तक है, आप समझ लीजिए कि अगर एट्रोसिटी एक्ट का अपराध हुआ है और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध में पुलिस जो विवेचना कर रही है उसमें जो मिनिमम ऑफिसर होगा वो डीएसपी रैंक का होगा। अच्छा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगा एट्रोसिटी एक्ट का। लेकिन इसमें भी गलत तरीके से कानून का इंटरप्रिटेशन हो रहा है। इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि क्योंकि बीएनएस की धाराएं लगी हुई हैं और बीएनएस की धाराएं कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो लॉ को इस मामले में भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। हमारा एक केस है जो एट्रोसिटी से ही संबंधित है और एमपी हाई कोर्ट में अभी चल रहा है वो, उसमें भी सेम टाइप की चीजें ही इन्वॉल्व है। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए, वो भविष्य में है कि लॉ किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। ओके, ओके। अच्छा, अब इन बातों से तो अपन और आगे बढ़े अब। तो हम लॉ को जब देख रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम आते हैं। मैं जब हम एडवोकेट की बात कर रहे होते हैं, कई बार हम लॉयर सुनते हैं, कई बार अपन एडवोकेट सुनते हैं, अटॉर्नी, बैरिस्टर। इनके डिफरेंस क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली डिफरेंस तो ये है कि अगर आप लॉयर कहते हैं तो लॉयर में हर वो व्यक्ति आ जाता है जो लॉ की फील्ड में डिग्री लिया है या जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। मतलब जिसने आज जिसका पहला दिन है लॉ में, लॉ कॉलेज में गया है वो एडमिशन लेके, वो भी लॉयर है, वो भी वकील है, आप हिंदी में वकील कहेंगे उसको। और जिसने डिग्री ले रखी है एलएलबी की, वो भी वकील है। वकील या लॉयर कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कोर्ट में अगर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है तो फिर उसको एआईबी का एग्जाम देना पड़ता है।
ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद में वो एज ए एडवोकेट इनरोल होते हैं स्टेट अधिवक्ता। बार काउंसिल, तब वो अधिवक्ता कहलाते हैं। हम्म, और अधिवक्ता के रूप में उनके पास राइट है कि वो कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकें, क्लाइंट को डिफेंड कर सके। तो एडवोकेट और लॉयर में तो डिफरेंस ये हो गया कि लॉयर जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, एडवोकेट जिसने एआईबी का एग्जाम दिया है, जो रजिस्टर्ड है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम बैरिस्टर की बात करते हैं तो वो बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जिसने इंग्लैंड से पढ़ाई की हो। अच्छा। तो इसी कारण पुराने टाइम में जितने भी हमारे लोग थे, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सारे लोग बैरिस्टर थे, क्योंकि सब लंदन में जाके पढ़ाई करते। हम्म, तो आज भी अगर कोई लंदन में जाके पढ़ाई करके आएगा तो एडवोकेट नहीं कहलाएगा वो, कि बैरिस्टर उसको भी कहलाएगा। आप बैरिस्टर ही कहें। अच्छा, मतलब लेकिन होंगे दोनों समान ही। वो लॉ ऑफिसर ही हैं। हम्म, वो एडवोकेट और बैरिस्टर एक सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, काम दोनों का सेम ही है। अच्छा। जी, ओके, और अटॉर्नी? सेम है। मतलब आप देखिए, अटॉर्नी आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब भी जो जो देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, उसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं। हम्म, अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जिसके पास में जज बनने की सारी खूबी होती है। जैसे अटॉर्नी जनरल सेंटर में होता है, सेंटर का चीफ लॉ ऑफिसर होता है, इंडिया का चीफ लॉ ऑफिसर होता है, तो उसकी एलिजिबिलिटी होगी कि मिनिमम 10 साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसा एडवोकेट। एज ए एडवोकेट किसी भी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। या फिर वो व्यक्ति कानून का ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नज़र में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्राइटेरिया भी यही है हम्म, कि वो एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। तो एडवोकेट जनरल भी एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। या फिर वो 5 साल तक जज रहा हो किसी भी हाई कोर्ट। तो ऐसे व्यक्ति को आप अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर सकते हो। तो अटॉर्नी या सॉलिसिटर, अटॉर्नी को असिस्ट करने वाला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो सॉलिसिटर भी सेम है, केवल ये एक तरीके से नाम बना दिया गया है। ये हैं सारे के सारे लोग एडवोकेट, अच्छा। पर जब वो देश के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, डिप्टी चीफ लॉ ऑफिसर हैं, तो उनका नाम हो जाता है। चलिए, ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी बातचीत रही अपनी। तो आप देख रहे थे तथ्य टॉक की विशेष श्रृंखला संवाद में हूँ मुर्शिद तिवारी। ये पॉडकास्ट जहाँ होता समाप्त, अगले एपिसोड आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे।